गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एथेन और ब्यूटेन में किस तरह से कन्फर्मर्स बनते हैं, कैसे उनके दो फॉर्म्स स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड और उनके बीच की फॉर्म्स बनती हैं, वो पिछले टर्न पर देखा था। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि साइक्लिक कंपाउंड हो, तो उसके लिए हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में किस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से कुछ अलग होती है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की। लेकिन अगर ये चेन क्लोज चेन कंपाउंड हो तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है दो कन्फर्मेशंस रखता है। इससे क्या कहते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ चेयर फॉर्म एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ बोट फॉर्म। दिस इज़ चेयर फॉर्म एंड दिस इज़ बोट फॉर्म। ये दो कन्फर्मेशंस पाए जाते हैं साइक्लोहेक्सेन के। तो जो चेयर फॉर्म है वो किस तरह की कहलाती है, दिस इज़ स्टैगर्ड फॉर्म, जबकि जो बोट फॉर्म है वो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहलाता है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है दैट इज़ चेयर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन्स हमने लगा दिए हैं तो हाइड्रोजन जो है एटम्स हैं स्टैगर्ड फॉर्म में या चेयर फॉर्म में, वो मैक्सिमम सेपरेशन होता है C1 और C4 के हाइड्रोजन्स के बीच में। दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C4। तो C1 और C4 के हाइड्रोजन्स में मैक्सिमम सेपरेशन होता है, इसलिए कोई रिपल्शन यहाँ पर नहीं होता। जबकि अगर हम बोट फॉर्म में देखें तो 1 और 4 कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। बोट कन्फर्मेशन में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और C1 और C4 के जो हाइड्रोजन्स हैं वो इतने पास होते हैं कि इनके बीच में वन रिवर्स रिपल्शन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। इसलिए जो बोट कन्फर्मेशन है वो हायर एनर्जी की होती हैं और चेयर कन्फर्मेशन जो है वो थोड़ी लो एनर्जी रखती है। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 7.1 किलो कैलोरी पर मोल होता है, यानी कि चेयर फॉर्म की एनर्जी कम होती है बोट फॉर्म से। तो हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जिसमें कि बोट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स दर्शाए गए हैं। C1 और C4 के हाइड्रोजन्स जो कि पास पास होते हैं, दीज आर फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। अब इनका अगर अपन स्ट्रक्चर लिखे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन या चेयर कन्फर्मेशन का हम इस तरह से देख सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन जिसमें कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1 and 2, 2 and 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2 और इसके पीछे वाला 3, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में रहते हैं। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 and 6 जो कि स्टैगर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं वो कैसे रहेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म में रहेंगे, एक के पीछे एक हाइड्रोजन रहेंगे। दिस इज़ बोट कन्फर्मेशन। अब हम बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की। हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन में कितने CH बॉन्ड हैं, देयर आर 12 CH बॉन्ड, जिनकी दो कैटेगरीज हैं। जो 6 हाइड्रोजन्स हैं वो तो प्लेन ऑफ रिंग में हैं, जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में है, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और जो हाइड्रोजन्स हैं वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, उनको इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स कहते हैं। अब बचे हुए जो 6 हाइड्रोजन्स हैं वो रिंग के जो प्लेन हैं वो 3 तो प्लेन के ऊपर हैं और 3 प्लेन के नीचे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। इस तरह से अपन इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 12 हाइड्रोजन्स है, इसमें 6 हाइड्रोजन तो क्या है, जो रिंग का प्लेन है उसी पर हैं, दीज आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, जिसको अपन ने HE से लिखा है। और जो एक्सियल हाइड्रोजन है उसको HA से हमने लिखा है। तो 3 तो वो रिंग के ऊपर है, 1, 2 एंड
दिस इज 3। तो 3 तो है रिंग के ऊपर और 3 होते हैं रिंग के नीचे होते हैं। जो चेयर फॉर्म होती है वो इजीली फ्लिप हो जाती है रूम टेम्परेचर पर ही। तो इस कारण से क्या होता है कि जो पहले एक्सियल बॉन्ड थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स अपन देख रहे हैं जिसमें कि ये जो दो चेयर फॉर्म हैं वो आपस में फ्लिप हो गई हैं। तो यहाँ पर एक्सियल आर अगर हम लें, यहाँ पर एक्सियल फॉर्म में है तो फ्लिप होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज़ इक्वेटोरियल में, या एक्सियल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो फ्लिपिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या प्रोसेस जो ये है वो क्या कहलाता है, रिंग इन्वर्जन। ठीक है, अगर हम एक्सियल पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, फ्लिपिंग के बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये हम किस में देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में इसे हम समझ सकते हैं। हमने इसके लिए लिया है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अब हम सोच सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इस स्ट्रक्चर 62 की तरह एक्सियल पोजीशन पर हो सकता है। मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हो सकता है, फ्लिपिंग हो जाएगी तो इक्वेटोरियल। और फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो दोनों फॉर्म्स हैं वो इतनी तेज़ी से आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं कि इन्हें जो है सेपरेट जो है रूम टेम्परेचर पर हम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल आंसर है इसका वो सी है कि ये दोनों फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे कि हम दोनों स्ट्रक्चर को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, फ्लिपिंग किस तरह से हो जाती है, फ्लिपिंग हम इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिया है हमने, जिसमें कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है। तो पहले ये कन्वर्ट होती है किसमें, बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके बाद में ये जो है इक्वेटोरियल मिथाइल पोजीशन पर आ जाता है, जो कि ज़्यादा मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। रूम टेम्परेचर पर जो है इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है एक्सियल और इक्वेटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में वो है 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसका कारण क्या है कि एक्सियल हाइड्रोजन में C3 और C5 जो हैं वो अधिक नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि इन द कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक्सियल हाइड्रोजन के बीच में क्राउडिंग अधिक हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन। 2 तरह के आइसोमेरिज्म हमने पढ़े हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का तो मतलब क्या है कि एटम्स और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल का स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट होता है, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर निर्धारित होता है। तो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जिससे कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनते हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस लिए कैसे हो सकता है, या तो उसमें कोई कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन होता है, तो ये जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपन कैसे अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, प्रीफिक्स या तो कैपिटल D और L लगाकर, या फिर RS नोमेनक्लेचर जो हमने देखा था इसका, उसके द्वारा इनके प्रीफिक्स को, इनको स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और अगर जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हें प्रीफिक्स 6 और ट्रांस या फिर E और Z के द्वारा हम लिखते हैं। तो
जो सिस एंड ट्रांस में क्या होगा, सेम ग्रुप सेम साइड में है, और ट्रांस में क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है। और ईजेड में क्या होता है, हम इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर से 1 and 1 ग्रुप सेम साइड होता है तो वो जेड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और 1 और 1 अपोजिट साइड है तो वो ई कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो है ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, और इस सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के द्वारा स्ट्रक्चर्स बनती हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के। और रूम टेम्परेचर पर जनरली जो है हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ये 2 स्ट्रक्चर्स के रूप में पाए जाते हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, जिन्हें हमने 2 तरीकों से लिखा था। फर्स्ट वाज न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सेकंड वाज सोर्स फॉर्मूली। तो कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने दोनों पढ़ ली हैं। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें इस तरह से बता सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन के कारण या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दौरान जो आइसोमर्स बनेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और कायरल कार्बन के कारण जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म होती है दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती हैं। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के फ्री रोटेशन के द्वारा बनती हैं। सेकेंड जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में एटम्स या ग्रुप्स जो है मॉलिक्यूल में उनका स्पेशियल पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एटम्स और ग्रुप्स की जो स्पेशल पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इनमें जो डिफरेंस है कि जो कन्वर्जन है एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेर का दूसरे में, वो सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन के द्वारा यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड के द्वारा ही पॉसिबल है। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से संभव होता है। 2 एक्सट्रीम ओरिएंटेशन इनमें पाए जाते हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, जो कि रूम टेम्परेचर पर चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म जो है उनमें रीजनेबल डिफरेंस होता है, लगभग 30 किलो कैलोरी पर मोल का उनकी रिलेटिव एनर्जी में डिफरेंस होता है। इस कारण से इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, लगभग 3 to 15 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो ये हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा है, और इसके साथ ही आपका पूरा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट है। इसका आप रिवीजन करिए। थैंक यू।